नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल से यानी गुप्त वंश से उनके अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था और उनकी अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य थे जो कि अर्थव्यवस्था में सहयोग देते थे, उनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य थे जिन पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अर्थव्यवस्था से जो आधा था, यानी पिछली वीडियो में हमने आधी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया और जो बच गया था वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं गुप्त काल से। क्या थे कि पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था में बच गए थे, जैसे कि उद्योग, व्यापार, तो उनके बारे में जानेंगे कि उद्योगों को गुप्त काल में कौन कौन से तो इनके उद्योग थे और उनको किन किन नामों से जाना जाता था और इनके कौन कौन से मुखिया थे। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर पेपरों में बनते भी हैं। तो क्या है उद्योग? अगर हम गुप्त काल के उद्योगों की बात करें तो जो प्रमुख उद्योग था गुप्त काल का, वो क्या था? प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग और मिट्टी के बर्तन। गुप्त काल में उद्योग की अगर बात करें तो वस्त्र उद्योग और मिट्टी के बर्तन और मरण मूर्तियां गुप्त काल की उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं हैं। धातु उद्योग भी था। देखो, गुप्त काल में धातु उद्योग भी था। अगर इसी प्रकार हम उदाहरण लें, गुप्त काल में धातु उद्योग का उदाहरण लें तो मेहरौली का लोह स्तंभ, यानी कि उस समय गुप्त काल में जो सबसे प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र था और मिट्टी के बर्तनों का था और मृण मूर्तियों का था। धातु उद्योग भी था। उदाहरण के लिए मेहरौली का लोह स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जिसके ऊपर अंकित है चंद्र नाम, इससे संबोधित होता है। इससे प्रमाण मिलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जी का ही है, सॉरी चंद्रगुप्त जी का, मौर्य जी। शिल्पी और व्यवसायों के, गुप्त काल में शिल्पियों और उनके व्यवसायों को किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि शिल्पियों से और व्यवसायों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि निगम, श्रेणी और संघ। ये गुप्त काल से संबंधित हैं। व्यापारियों के, व्यवसायियों को या शिल्पियों को निगम, श्रेणी और संघ के नाम से भी जाना जाता था। स्थानीय प्रशासन में भाग ले, ये जो थे निगम, श्रेणी और संघ, स्थानीय प्रशासन में भी भाग लेते थे। और इनके क्या क्या कार्य थे गुप्त काल में? बैंक का कार्य, इनका काम बैंक की तरह भी था, लेन देन का कार्य भी ये करते थे। और इनकी निगम, श्रेणी और संघों की क्या मोहर चलती थी, यानी जिस प्रकार किसी भी लेन देन को बैंक का काम ये करते थे तो उन कार्यों के लिए ये मोहर का इस्तेमाल भी करते थे। और ये जो श्रेणियां हैं, निगम हैं, ये दान पुण्य का काम भी करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वो चीजें हैं कि उद्योग से हमें क्या क्या चीजें मालूम चलती हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि कौन से काल में वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग था, तो गुप्त काल में। या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन से काल में मिट्टी के बर्तनों का उद्योग था, तो भी गुप्त काल में। या फिर ये आ जाए कि निगम, श्रेणी, संघ जो थे, इनको व्यवसायियों के किस काल में नाम थे, तो गुप्त काल में। ये क्या करते थे? बैंक का काम, मोहर इनकी चलती थी, दान पुण्य करते थे। इसका हमें जो प्रमाण मिलता है मंदसौर अभिलेख से मिलता है। मंदसौर अभिलेख से क्यों मिलता है, ये भी जानने वाली बात है। वो इसलिए मिलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा
हम उद्योगों की बात कर रहे हैं। उद्योगों से हमें मंदसौर अभिलेख में जो जानकारी मिलती है कि वो ये, क्योंकि मैंने अभी बताया स्थानीय प्रशासन में भी ये लोग भाग लेते थे। अगर ये भाग लेते थे तो ऐसा इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य जिससे ये प्रमाणित होता हो कि भाई निगम श्रेणी और संघ वाकई में ही बहुत या तो दान पुण्य करते थे या इनकी मोहर चलती थी या बैंक का कार्य करते थे। तो मंदसौर अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो यह प्रमाणित करता है कि रेशम बुनकरों के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण और उसकी मरम्मत, क्या सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था और उसकी मरम्मत कराई थी। किसने कराई थी? रेशम बुनकर श्रेणियों के द्वारा, श्रेणी के द्वारा मंदसौर अभिलेख ये प्रमाणित करता है। यानी हमें इससे ये मालूम होता है कि गुप्त काल में ये जो निगम श्रेणी और संघ थे ये वाकई में ही पावरफुल थे, यानी कि इनका बहुत अच्छा खासा रुतबा था एक तरीके से। ठीक है। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख, इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त जी का है, इससे हमें क्या चीज मालूम होती है कि देखो भाई तेलिक श्रेणी यानी तेलियों की श्रेणी ने सूर्य मंदिर में तेलियों की श्रेणी ने जो तेल का खर्च था यानी दीप जलाने के लिए सूर्य मंदिर में प्रतिदिन दीप जलाने के लिए जो तेल का खर्च था उसका वहन किया था। इससे हमें ये चीज मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं कि गुप्त काल में कौन कौन से उद्योग थे और कौन कौन से शिल्पियों या व्यवसायियों के संघ थे, निगम श्रेणी संघ थे, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनके बारे में हमें कौन कौन से अभिलेखों से मिलती है? मंदसौर अभिलेख और इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख ये चीज प्रमाणित करते हैं। बात करते हैं गुप्त काल से व्यापार की। गुप्त काल में व्यापार किनसे था? रोमन व्यापार गुप्त काल में का पतन था, यानी रोमन साम्राज्य से गुप्त काल के समय में पतन हो गया था। यानी रोमन साम्राज्य से गुप्त काल के समय में रोमनों से भारत का व्यापार पतन हो चुका था या पतनो उन्मुख था। ठीक है। उनसे यानी रोमन से गुप्त काल तक व्यापार बहुत सीमित मात्रा में रह गया था। इसके बाद भाई देखो, यानी मौर्य काल में, कुषाण काल में, शक काल में हमारा रोमनों से व्यापार था, लेकिन गुप्त काल में इसका पतन हो गया व्यापार का। हम रोमनों से व्यापार नहीं करते थे, बल्कि इसके बाद में हम व्यापार किससे करते थे? विजेंटाइन साम्राज्य स्थापित हुआ, यानी रोमनों के बाद विजेंटाइन साम्राज्य स्थापित हुआ, उनसे गुप्त काल में व्यापार होता था। क्या होता था गुप्त काल में व्यापार? और किनसे होता था? इथोपिया के माध्यम से व्यापार, इथोपिया के माध्यम से व्यापार होता था विदेशों को। इसका जो प्रमाण मिलता है हमें कहां से मिलता है? कोसमोस के वृत्तांत में भारत इथोपिया व्यापार का उल्लेख करता है। यानी कोसमोस अपने वृत्तांत में यह चीज वो कहते हैं कि भारत इथोपिया व्यापार का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? गुप्त काल का कोसमोस से। दूसरी तरफ यहां पर समझने की बात, थोड़ा समझने पर गौर करना, दूसरी तरफ रोमन जस्टिनियन ने इथोपिया नरेश, जो कि इथोपिया के नरेश थे, हेलेस्थेयास, क्या थे? हेलेस्थेयास से समझौता किया था। यानी रोमनों ने दूसरी तरफ इथोपिया के नरेश हेलेस्थेयास से समझौता किया था।
किस चीज का समझौता किया था? व्यापार के लिए समझौता किया था। इसके क्या है, 550 ईस्वी में रोमनों ने हमारा जो व्यापार इनसे बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? क्योंकि रोमनों ने चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख ली थी। 550 ईस्वी में रोमनों ने चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख ली थी, इसलिए हमारा व्यापार इनसे कम हो गया। और 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य था। 6ठी सदी भारत का व्यापार। अब देखो, गुप्त काल में जो कि 6ठी सदी थी, यानी 550 के बाद 6ठी शताब्दी ही मानी जाएगी, उसमें क्या था? भारत का जो व्यापार था किन किन से था? पूर्वी तट में श्रीलंका के माध्यम से, पूर्वी तट श्रीलंका के माध्यम से। और इससे हमें क्या क्या थे? इथोपिया से हमें क्या मिलता था? हाथी दांत। गुप्त काल में इथोपिया से हाथी दांत, अरब से मंगाते थे घोड़े, और चीन से मंगाते थे रेशमी वस्त्र। और भारत और चीन व्यापार के बीच में बिचौलिया क्या था? सिंगली द्वीप, जिसको श्रीलंका कहते हैं। तो भाई ये गुप्त काल से संबंधित है कि हमारा जो पूर्वी तट का व्यापार होता था वो श्रीलंका के माध्यम से। इथोपिया से हम गुप्त काल में क्या मंगाते थे? हाथी दांत। अरब से हम मंगाते थे घोड़े, और चीन से रेशमी वस्त्र। भारत चीन व्यापार के बीच में बिचौलिया कौन था? तो सिंगली द्वीप यानी कि श्रीलंका। इसके बारे में हमें कहां से और जानकारी मिलती है? क्योंकि हम अभी जो बातें कर रहे हैं वो उद्योग, व्यापार, वाणिज्य यानी अर्थव्यवस्था, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो क्या है, कालिदास जी हमें क्या बताते हैं? क्योंकि गुप्तों के समय में ही बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए थे जिनकी रचनाएं गुप्त काल में हुई थी, और वो गुप्त काल से संबंधित भी थे। तो ये हमें क्या बताते हैं कालिदास जी? नगर व्यापार बाजार। कालिदास जी के नाटकों में हमें नगर बाजार की झलक मिलती है, नगर बाजार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कालिदास जी हैं, उनके नाटकों में। कहां से है? गुप्त काल से। तो यानी उस समय व्यापार वाकई में गुप्त काल में था। ठीक है। ब्राह्मीर जी क्या कहते हैं कि मोती श्रीलंका से आते थे। ब्राह्मीर जी के अनुसार मोती जो थे वो श्रीलंका से आते थे, क्योंकि व्यापार और उद्योग की ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मालबार से क्या थे? मालबार के बंदरगाह से काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार बंदरगाह से काली मिर्च का निर्यात होता था। काली मिर्च को यवन प्रिय भी बोला गया है, क्योंकि ये रोमन वासियों को बहुत ज्यादा पसंद थी। अगर अब हम गुप्त काल के मुद्रा के आधार पर बातें करें, तो मुद्रा के आधार पर व्यापारी मुद्रा, जहां से हमें मुद्राएं मिली हैं, तो गुप्त काल में मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, निगम, श्रेणी और संघ क्या थे? स्थानीय प्रशासन में भाग लेते थे। अब जब ये भाग लेते थे, तो जब इनकी मोहर चलती थी तो हो सकती है स्थानीय मुद्राएं भी चलती थी। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे स्थान थे गुप्त काल में जहां से हमें ये मालूम चलता है कि भाई श्रेणियां या निगम या संघ कहां कहां गुप्त काल के अंतर्गत बसे हुए थे? तो हम उनके बारे में जानते हैं। मुद्रा यानी कि मुद्रा के आधार पर, यानी पैसे सिक्कों के आधार पर व्यापारियों की बातें कर रहे हैं, जो कि जिनको क्या कहते थे? निगम और श्रेणी। इंदौर में क्या थे? इंदौर में तेलियों की श्रेणी रहती थी। मुद्रा के आधार पर गुप्त काल में हमें यह मालूम होता है कि इंदौर में तेलियों की श्रेणी रहती थी। और विदिशा में क्या थे? हाथी दांत के कारीगर। विदिशा से हमें हाथी दांत के कारीगरों के बारे में जानकारी मिलती है। उज्जैनी से क्या है? अनाज व्यापारी। नासिक से क्या थे? बुनकर। और मंदसौर से हमें क्या मालूम चलता है? रेशम बुनकरों के बारे में। और मथुरा से क्या थे? आटा पीसने वाले। और कौशाम्बी से हमें क्या मिलते हैं? गंधिक यानी गंध, सेंट, इंग्लिश में बोले तो सेंट।
सेंट वालों की श्रेणियों के बारे में हमें मालूम चलता है। ये क्या थे? गुप्त काल में निगम, श्रेणी और जो संघ थे, जो कि अपने अपने स्थानों पर रहते थे, तो जो रहते थे वो वहां पर क्या कार्य करते थे उनके बारे में हमने अभी जाना। कैसे? जैसे कि इंदौर में तेलियां रहते थे, मथुरा में आटा पीसने वाले, कौशाम्बी में गंध बेचने वाले, मंदसौर में रेशम बुनकर थे, नासिक में बुनकरी थे, उज्जैनी में अनाज व्यापारी थे और विदिशा में हाथी दांत के कारीगर। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने गुप्त काल से संबंधित व्यापार, उद्योग और उनसे संबंधित उनकी श्रेणियों को, हम कौन कौन से स्थान पर वो रहते थे उनके बारे में जाना, और उनकी श्रेणियों यानी व्यवसायों को और शिल्पियों को गुप्त काल में किन नामों से जानते थे उनके बारे में जाना। अब जो हम बातें करेंगे, अब जो हम चर्चा करेंगे, जो जानेंगे गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त काल से ही प्रचलन में आए थे। तो क्या थे? गुप्त काल में तीनों धातुओं के सिक्के बनते थे। गुप्त काल में तीनों धातुओं के तो सिक्के बनते थे, लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनके हमें सिक्के नहीं मिलते। ये मेन चीज है, क्योंकि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। देखो, तीनों धातुओं का तो प्रचलन था, सोना, चांदी और तांबा। उस समय इन्हीं के सिक्के ज्यादा चलते थे, तो तीनों धातुओं का प्रचलन तो था। लेकिन श्रीगुप्त पहले शासक, दूसरे घटोत्कच, इनके सिक्के हमें नहीं मिलते गुप्त काल में। अगर हम बात करें रामगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त जी के बड़े भाई थे, रामगुप्त जी के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? इनके केवल 6 सिक्के, याद रखना पेपरों में पूछा गया है, ये 6 सिक्के मिलते हैं रामगुप्त जी के। गुप्त काल से संबंधित केवल रामगुप्त के 6 सिक्के मिलते हैं। कहां से मिलते हैं वो? एरन और भिलसा से। स्थान का नाम एरन और भिलसा से हमें मिलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और रामगुप्त, क्या थे ये? तीनों जो शासक थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और रामगुप्त, ये क्या थे? चांदी के सिक्के नहीं चलाए। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। भाई देखो, श्रीगुप्त और घटोत्कच के सिक्के नहीं मिलते, रामगुप्त के 6 सिक्के मिलते हैं एरन और भिलसा से। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और रामगुप्त, चांदी के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए, सोने, तांबे और रजत मुद्राएं चलाई थी। ठीक है। चांदी का जो सिक्का था सर्वप्रथम, देखो सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का सबसे पहले सर्वप्रथम चलाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और सोने के सिक्के सबसे ज्यादा गुप्त काल में चले। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अगर कहीं चलते हैं किसी काल के अंतर्गत या शासन के अंतर्गत, तो वो थे गुप्त काल में। गुप्त सिक्कों के हमें, देखो भैया, हमें गुप्त सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं। क्या मिले? 16 ढेर मिले हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा और प्रमुख जो है, सबसे बड़ा प्रमुख जो ढेर है, वो भरतपुर के बयाने से मिला है। भरतपुर के बयाना से मिला है। इसमें जो हमें मुद्राएं मिली हैं, ज्यादा से ज्यादा चांदी की मुद्राएं मिली हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की मानी जाती हैं बयाना से। जो इनकी भाषा और लेख था ना, भाषा और लेख क्या था इन सिक्कों के ऊपर? संस्कृत। भाषा लेख संस्कृत थी, और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि जो थी वो ब्राह्मी। अब देखो, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या करा था? चंद्रगुप्त प्रथम की यानी गुप्त काल से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए थे। और सिक्कों पर दूसरी तरफ क्या थी? लक्ष्मी की आकृति। एक तो इन्होंने कुमार देवी अपनी पत्नी के, और उनके सिक्कों के पीछे क्या था? लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे। यानी चंद्रगुप्त प्रथम को हम चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी सिक्कों के नाम से भी
जान सकते हैं, क्योंकि कुमार देवी के इन्होंने सिक्के चलाए जिनके पीछे लक्ष्मी की आकृति के सिक्के थे। समुद्रगुप्त जी ने, देखो चंद्रगुप्त प्रथम यानी कुमार देवी से ही देखो समुद्रगुप्त की उत्पत्ति हुई थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और कुमार देवी इनकी माता थी। तो इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, याद रखना 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। क्या थे? सोने के थे वो। जो 6 प्रकार की मुद्रा इन्होंने चलाई, 6 प्रकार के सोने की जो मुद्रा चलाई वो 6 प्रकार की थी समुद्रगुप्त जी की। अगर मैं चाहता तो आपको केवल मुद्राओं के नाम ही दे देता, जैसे कि गरुड़ प्रकार के, ठीक है ना, अश्वमेध प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये एक मोटा मोटी क्वेश्चन हो जाते इनके आधार पर कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार के सिक्के उन्होंने चलाए। और मेरा मायना यह है, सिक्के तो थे लेकिन सिक्कों पर आकृति किसकी थी, लेख किस प्रकार के थे, अगले भाग पर क्या था, पिछले भाग पर क्या था। भाई पेपरों में इनसे संबंधित बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ ना बचे, ठीक है ना, आपको सब चीज मालूम होनी चाहिए। तो अब हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, सिक्कों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य थे जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त जी ने 6 प्रकार के सोने की मुद्राएं चलाई थी। तो सबसे पहले चलाई थी गुरुड़, गुरुड़ प्रकार के सिक्के, याद रखना गुरुड़ प्रकार के सिक्के, क्योंकि ये इनका राज्य चिन्ह भी था, गुरुड़ प्रकार का राज्य प्रतीक भी था। इसके मुख पर यानी सिक्के के मुख पर राजा की आकृति थी, सिक्कों के मुख पर यानी आगे की तरफ राजा की आकृति थी, गुरुड़ ध्वज था और नाम था, राजा का नाम था। ठीक है, ये जो जानकारी मिलती है गुरुड़ प्रकार के सिक्कों से मिलती है कि मुख पर राजा की आकृति, गुरुड़ ध्वज और राजा का नाम। अब मुद्रा लेख की बात करते हैं, सिक्के के ऊपर क्या चीज लिखी हुई थी, तो इसमें लिखा हुआ था युद्धों को जीतने वाला, समुद्रगुप्त को युद्धों को जीतने वाला, रिपुओं का मर्दन करने वाला, रिपुओं का मर्दन, शत्रुओं का मर्दन मानने वाला, इसमें हमें जानकारी मिलती है। अजय राजा स्वर्ग को जाता है, यानी रिपुओं का मर्दन करने के बाद, युद्धों को जीतने के बाद अजय राजा स्वर्ग को जाता है, यह हमें लेख मिलते हैं। और मुख पर इनके राजा की आकृति, ध्वज और नाम मिलते हैं। अब चर्चा करते हैं सिक्के के पृष्ठ भाग यानी पीछे के भाग की। तो इसमें क्या मिलता है हमें, सिंहासन, सिंहासीन यानी सिंहासन के ऊपर देवी पराक्रम अंकित है। ये सिक्के के पीछे वाले भाग की हम बात कर रहे हैं, इसमें सिंहासन देवी है, देवी सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है और पराक्रम अंकित है। इससे क्या है, जो गुरुड़, गुरुड़ प्रकार के सिक्के हैं, गुरुड़ यानी जो कि गिद्ध मान लो, गुरुड़ को आम भाषा में गिद्ध, गिद्ध या चील, उस प्रकार के सिक्के। ये क्या, ये संकेत किस चीज के हैं, नागवंशीय राजाओं पर विजय। ये जो सिक्के संकेत देते हैं वो नागवंशीय राजाओं के ऊपर विजय के संकेत देते हैं। यह हो गई गुरुड़ प्रकार सिक्कों की विशेषता, उनके अंतर्गत महत्वपूर्ण वाक्य है। बात करते हैं धनुर्धारी प्रकार सिक्के। तो इनके मुख पर क्या था, इनके मुख पर धनुष बाण लिए राजा खड़ा था। धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों में मुख पर धनुष बाण लिए राजा खड़ा था और उन पर जो मुद्रा लेख है, जो सिक्कों पर लिखा हुआ है कि राजा पृथ्वी को जीतकर, राजा पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को जाता है। और उसके पिछले भाग में यानी पृष्ठ भाग पर क्या है, सिंह वाहिनी देवी यानी शेर के ऊपर बैठी हुई देवी, और इसकी उपाधि क्या थी, समुद्रगुप्ती अप्रतिरथ अंकित है। क्या, सिक्कों के ऊपर जो उपाधि मिलती है समुद्रगुप्त की अप्रतिरथ अंकित है। तो ये जो सिक्के थे वो कौन से थे, धनुर्धारी सिक्के। परशुराम प्रकार के सिक्के, समुद्रगुप्त जी ने परशुराम प्रकार के सिक्के चलाए। उनके मुख पर क्या था, बाएं हाथ में परशु, बाएं हाथ में परशु, और इस पे जो लेख मिलता है राजाओं का विजेता,
इस पे जो लेख मिलता है सिक्कों पर राजाओं का विजेता मिलता है, और पिछले भाग में पृष्ठ भाग में देवी की आकृति और उपाधि क्या मिलती है, कृतांत अंकित है, कृतांत अंकित मिलता है, यह उपाधि थी। तो मेरे प्यारे साथी ये कौन से, परशुराम प्रकार के, परशु प्रकार के सिक्कों पर। अब देखो अश्वमेध प्रकार के सिक्के, यानी कि समुद्रगुप्त जी ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसके बारे में हमें ये सिक्के जानकारी देते हैं। इसके मुख पर क्या था, यज्ञ यूप में बंधा घोड़ा, यज्ञ के यूप में बंधे घोड़े का चित्र, याद रखना क्या, बंधे घोड़े का चित्र हमें सिक्के के अगले भाग पर मिलता है, मुख पर मिलता है। इस पे जो लेख मिलता है वो क्या मिलता है, पृथ्वी को जीतकर और यज्ञ कर राजा स्वर्ग को जाता है, यह उस पे सिक्कों पर उत्कीर्ण है। ठीक है, और पिछले भाग पर क्या है, पिछले भाग पर राजा महिषी दत्त देवी की आकृति, राजा महिषी दत्त देवी की आकृति और अश्वमेध पराक्रम अंकित है। अश्वमेध यानी अश्वमेध यज्ञ का जो पराक्रम है वो अंकित है। यह जानकारी कहां से मिलती है, अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से। व्याघ्रहन प्रकार के सिक्के, व्याघ्रहन यानी बाघ बोले तो टाइगर यानी कि बाघ प्रकार के सिक्के भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके मुख पर क्या था, सिक्कों के सामने क्या था, धनुष्वाण छपे हुए थे, और व्याघ्र का शिकार यानी बाघ यानी टाइगर का शिकार और राजा की आकृति, और उसकी उपाधि क्या मिलती है सिक्कों पर, व्याघ्र पराक्रम अंकित मिलता है। कौन सा, व्याघ्र पराक्रम अंकित। और पिछले भाग पर हमें क्या मिलता है, मकर वाहिनी, मकर यानी मगरमच्छ के ऊपर बैठी गंगा, मकर वाहिनी यानी मकर माने मगरमच्छ, वाहिनी यानी वाहन, मगरमच्छ यानी उनका वाहन कौन थी, गंगा की आकृति, और राजा समुद्रगुप्त अंकित। ये कहां से मिलता है, कौन से, ये व्याघ्रहन प्रकार के सिक्के यानी बाघ यानी टाइगर प्रकार के सिक्कों से अंकित है। ठीक है, वीणा वादन प्रकार, समुद्रगुप्त जी का अगला जो सिक्का था वो वीणा वादन यानी वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त जी को सिक्कों पर दिखाया गया है। इससे उनके संगीत प्रेम के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। मुख पर क्या है, सिक्कों के मुख पर वीणा बजाते हुए राजा की आकृति, यानी कि वीणा को बजाते हुए राजा की आकृति मिलती है। और मुद्रा लेख की अगर हम बात करें तो महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण मिलता है। समुद्रगुप्त उस पर उत्कीर्ण यानी लिखा हुआ मिलता है। और पिछले भाग पर, पृष्ठ भाग पर क्या है, कारण कोपिया लिए लक्ष्मी की आकृति, कारण कोपिया लिए लक्ष्मी की आकृति अंकित मिलती है। इन सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है, इन सिक्कों से हमें समुद्रगुप्त जी का संगीत प्रेम सूचित होता है, समुद्रगुप्त जी का संगीत प्रेम सूचित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से उद्योग, व्यापार और उनके व्यापारियों को किस नाम से पुकारा जाता उनके बारे में जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको उद्योग, व्यापार और उनसे संबंधित उनकी श्रेणियां, शिल्पी और कहां पर वो बसे थे, क्या क्या कार्य करते थे, किन नाटकों से या ग्रंथों से हमें गुप्त काल से संबंधित व्यापार उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने वो जान लिया। और समुद्रगुप्त जी के जितने प्रकार के सिक्के थे और उन सिक्कों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य थे जिनसे कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करता हूं आपको सिक्कों से संबंधित, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित
गुप्त काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।